सो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीक्स के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 4 फैमिलीज से इस तरह से मिला कि जो उनके ब्रेड विनर्स थे वो सऊदीया में रहते थे और जो फैमिलीज थी वो दुबई में रहती थी, बेस करती थी, दुबई या शारजा के अंदर बेस करती थी। और ऐसा क्यों था वो मैंने सबसे क्वेश्चंस किए, अलग अलग क्वेश्चंस किए कि भाई ऐसा क्या सिनेरियो कि आप खुद जो जॉब कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं सब लोग, तो आप लोग सऊदीया में अपनी फैमिली को क्यों नहीं लेके जाते और यहाँ पर रखा हुआ है, और सबके अलग अलग रीजंस थे। तो फिर उनसे और एक और डिफरेंट किस्म की ट्रेजेक्ट्री में, सबसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में बात हुई, और सब लोग इस किस्म की सिचुएशन में थे। किसी के बच्चे छोटे थे, किसी के बच्चे बड़े थे, हर किस्म का मुझे एक तरह से सैम्पल साइज मिला। तो मैंने कहा इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, और ये मैंने अपनी नॉलेज के लिए काफ़ी रिसर्च की उन फैमिली से, एंड देन मैंने वहाँ पर जो सऊदीया में कुछ लोग रहते थे उनसे भी क्रॉस वेरीफाई किया, जिसके अंदर, क्योंकि सऊदी में बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं और नए नए जो रूल्स आ रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे लोगों को क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, तो मुझे खुद भी इन चीज़ों के लिए अगर कोई इसमें मिस्टेक हो जाए तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मेरी अपनी भी नॉलेज बढ़ जाए। बट आई ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई एज मच एज पॉसिबल। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा, सऊदी यूएई को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और इसके अलावा जो दुबई दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट है, सऊदी की प्रॉपर्टी मार्केट है, उसके अंदर क्या क्या एंट्री पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव्स हैं, कहाँ कहाँ नेगेटिव्स हैं, वो इस बारे में मुझको थोड़ी सी बात करनी है। क्योंकि बहुत सारे सऊदी एक्सपर्ट्स अब सोचने लगे हैं कि बजाय इसके कि अपने होम कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, या अपने लेट्स से एक और ऑप्शन ये था कि यूएई में इन्वेस्ट करें, बजाय इसके वहाँ पर इन दो जगहों पर इन्वेस्ट करें, आप सऊदी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो वायबल ऑप्शन है या नहीं है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जितने लोगों से मेरी बात हुई कि वाई देयर ब्रेड विनर्स आर इन सऊदी और उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, उनमें से जो मेजर रीजंस थे वो ये कि जितनी भी फैमिलीज जिनको मैं मिला, उनमें से सिर्फ एक फैमिली ऐसी थी जो कि बाय चॉइस दुबई में रह रहे थे। यानी कि उन्होंने सऊदीया भी देखा था और दुबई भी देखा था, और देखा तो खैर सब नहीं था, सऊदी और दुबई, बट वो शुरू से ही उनको पता था कि उनको दुबई में रहना है। और उनकी जब हस्बैंड थे वो गए वहाँ पर सऊदीया में, तो उन्होंने यहाँ पर अपना सेटअप कर लिया था। वो बाहर से आए थे, यूके से आए थे, तो उनको पता था कि उनको रहना दुबई में है और जॉब उनकी सऊदीया में होगी, एंड ही कैन कम्यूट ईजिली। और वो ऑलमोस्ट कोई 6-7 साल से वो इस तरह से कर रहे हैं, एंड दे आर परफेक्टली फाइन विद दैट। सो उनकी फैमिली पहले यूएई नहीं आ चुकी थी, बट जब जब से वो दुबई में रह रहे हैं, दे आर फाइन विद दैट। एक तो ये इस तरह की फैमिली है। दूसरी एक फैमिली ऐसी भी थी जो, बल्कि बाकी तीनों फैमिलीज के साथ इस तरह से था कि उनकी जो फर्स्ट अराइवल था उनका, वो यूएई में था। एज अ फैमिली वो यूएई अराइव करा था उन्होंने, और उसके बाद जब उनकी जॉब लग गई थी, हस्बैंड की जॉब लग गई थी, तो वो सऊदीया मूव किया था। अच्छी जॉब लगी थी तो वो सऊदीया मूव कर गए थे, फैमिली उन्होंने यहीं छोड़ दी थी, और उसका बहुत सारे रीजंस थे। उन्होंने जब शुरू में जब गए तो सऊदी, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा सऊदी चेंज हो गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव था, तो फैमिलीज दे वर नॉट एडजस्टिंग टू इट। बट अब तो खैर वहाँ पर वुमेन ड्राइविंग और ये सारी चीज़ें मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनकी फैमिली यहाँ रह रही थी, तो दे वर फाइन विद दैट, और आना जाना इतना आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। प्लस ये कि वहाँ पर एक दो फैमिलीज ऐसी भी थी जो अब ये कह रही हैं कि यार हमें यहाँ पर फैमिली रखना, यानी कि यूएई में फैमिली रखना ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल भी है, विच इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। बट मैंने कहा ये भी एक चीज़, एक एस्पेक्ट है जो लोगों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि पहले जो हमेशा एक कॉन्सेप्ट है ना कि दुबई बहुत महंगा है, दुबई इज़ एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट इट, बट सऊदी उससे भी महंगा हो गया है। रियाद इज़ गेटिंग मोर एक्सपेंसिव दैन दुबई। मतलब ना सिर्फ ये कि वहाँ पर अकोमोडेशन एक्सपेंसिव हो गई है, आप ये समझिए कि दिस इज़ अ न्यू थिंग टू मी कि वहाँ पर जो स्कूल फीस है उसके ऊपर भी आपको वैट 15% देना है, जबकि यूएई में जो वैट है उसकी रेट 5% है, और स्कूल फीस के ऊपर नहीं लगता वैट। मतलब स्कूल की जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, लेट्स से बुक्स हो गई, या लेट्स से आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ों के ऊपर वैट लगता है, बट नॉट ऑन फीस। क्योंकि फीस एक बड़ी चीज़ होती है, और उसके ऊपर अगर वैट लगाते हैं आप, तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। 5% ही देख लें तो, अगर कहीं किसी स्कूल की फीस 20,000 दिरहम्स है, तो आप 5% लगा देंगे तो 1,000 दिरहम वहीं पर उसका इंक्रीमेंट आ जाएगा। बट सऊदी के अंदर वही चीज़ 15% है। तो बहुत सारी फैमिलीज जिनको स्कूलिंग नहीं मिल रही है, तो वो कह रहे हैं यार इट्स बेटर फॉर अस टू स्टे इन यूएई। तो कॉस्ट का जो फैक्टर है वो अपनी जगह पर है। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोल महंगा है, सो यूएई के अंदर जो गैस प्राइसेस हैं वो एक्सपेंसिव हैं, बट मैं समझता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एट पैरिटी हैं। अब वहाँ पर ट्रैफिक भी आ गया है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। सो मैंने कहा ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो गोल्डन वीज़ा और जो पीआर है, जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी, और इसके अलावा जो प्रीमियम रेजिडेंसी है, ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में भी अभी मैं आपसे बात करता हूँ। एनीवेज, अब बात करते हैं जो लोग अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने सबसे पूछा कि भाई अब इतना बूम आया हुआ है रिसेंटली, इस साल सऊदी ने अपनी मार्केट को खोला है। इससे पहले अगर आपको सऊदी में इन्वेस्ट करना था प्रॉपर्टीज़ में, तो आप नहीं कर सकते थे बीइंग एन एक्सपर्ट, या कर सकते थे तो बहुत उसके डिफरेंट तरीके थे। प्लस ये कि अभी जो स्टेक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स की है, तो वो भी एक तरीका था। बट आप एक स्पेसिफिक यूनिट लेकर आप चाहें कि उसको ओन करें, वो नहीं कर सकते, तो वो अब शुरू हो गया है।
तो उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी कन्फ्यूजन है उसके अंदर, और बहुत सारे लोग इस रीज़न की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि वो कन्फ्यूजन है उनके पास। बट एट द सेम टाइम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि दुबई और सऊदी को डिफ्रेंशिएट करती हैं, और ये 100% क्लियर है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि 100% क्लियर नहीं थी, और मैंने कुछ ट्राई किया क्लियर करने का, तो उनके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले कौन बाय कर सकता है सऊदीया के अंदर? तो अगर मैं यूएई में बैठा हुआ हूँ और यूएई एक्सपर्ट हूँ, तो मैं सऊदीया में बाय नहीं कर सकता। इस वक्त भी मैं सऊदीया में बाय नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो स्टेक के थ्रू, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है जिनमें फंड्स के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। बट अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी लेना चाहूँ तो अभी भी मैं सऊदीया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, प्रॉब्ली क्योंकि नई पॉलिसी आई है, तो ये इसको इंप्लीमेंट होते होते टाइम लगेगा। लेकिन जो सऊदी एक्सपर्ट्स हैं वो बाय कर सकते हैं। सो हु कैन बाय? एनी वन हु इज़ लिविंग इन सऊदी एज अ रेजिडेंट, वो वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। कहाँ पर बाय कर सकता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह पर बाय नहीं कर सकते। जैसे यूएई के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ फ्री होल्ड एरियाज के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप प्रॉपर्टी बाय करें। जो लीज होल्ड ऑप्शन मिलते हैं उसमें आप बाय तो कर सकते हैं, बट उसमें लीज होल्ड होता है, और इट्स नॉट एज लुक्रेटिव। जबकि सऊदीया के अंदर मेरे ख्याल से वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर आप लीज होल्ड की तरफ जाते हैं तो आई थिंक लीज का पॉसिबिलिटी नहीं है। अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप शायद मुझको कमेंट के अंदर जब बताएंगे तो लोगों की और भी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी, और मेरी भी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी अगर कोई चीज़ें इसमें मैं गलत कहूँ। सो जो लोग चाहते हैं इन्वेस्ट करना, तो उनको लाजमी है कि वो सऊदी में रह रहे हों। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो देखी जाती है। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब मैंने बात की लोगों से, तो मुझे लगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो यहाँ पर डीएलडी फीस है वो 4% है, वहाँ पर जो है वो 5% है। यानी कि वहाँ पर जो कहते हैं आरईटीटी, रियल एस्टेट, जो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो तकरीबन 5% है। प्लस रेगुलर फीस जो होती है छोटी मोटी, और जो कमीशन होते हैं रियल एस्टेट एजेंट के, रियल एस्टेट के कमीशन भी मेरे ख्याल से वहाँ पर ज़्यादा है, 2.5%, जो कि यहाँ पर 2% है। सो ये चीज़ें कुछ होती हैं बाइंग फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आती है। सेलिंग के ऊपर मुझे सब लोगों ने ये बोला कि वहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको जिस वक्त आप सेल कर रहे होंगे उस वक्त भी आपको टैक्स देना होगा। अच्छा, वो टैक्स मुझे जो उन्होंने वैल्यू बताई, कोई कहता है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स, कोई कहता है उसको अगेन 5%। तो मुझे हैरत हुई कि आप बाइंग के टाइम पे भी 5% दे रहे हैं, और सेलिंग के टाइम पे भी 5% दे रहे हैं, या 2.5%, या जो भी जो अमाउंट आ रही है वो दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कमीशन और फीस जो कि आप दुबई के अंदर भी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको वहाँ पर सऊदी में डिस्पोजिशन फीस कह रहे थे। बट मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया, मुझे इंटरनेट पे मिला कि कुछ इस तरह की चीज़ है डिस्पोजिशन फीस, जो कि 2.5 से 5% के करीब जा सकती है जब आप एग्जिट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी एज एन एक्सपर्ट। बट फिर मैंने कुछ वहाँ पर एजेंट से बात किया, तो उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कि ऐसा फीस नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ बाइंग फीस देनी होगी। तो सेलिंग के टाइम पर जो मुझे समझ में आया है, अगेन यू कैन मेंशन इन द कमेंट्स, के जो सेलिंग के टाइम पे फीस पे करनी है सऊदी के अंदर, वो वही चीज़ है जो ऑलमोस्ट दुबई की फ़ीस पड़ रही होगी। जाहिर सी बात है, जिसको सेल कर रहे हैं अगर वो बायर है, तो बायर को अलग से ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा, जो कि अगेन जहाँ पर डीएलडी की फॉर्म के अंदर होता है। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं। सो यू हैव टू टेल मी एग्जैक्टली इफ समबडी नोज इन द कमेंट सेक्शन। जो मुझे समझ में आया है उसमें सेलिंग फीस नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जितने लोगों से मैंने बात की सब ने मुझसे यही कहा कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो रेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो रेंट कैसे नहीं कर सकते हैं? ये तो फ़ायदा ही नहीं हुआ ना किसी प्रॉपर्टी को लेने का। तो उसका कुछ रीज़न आगे मैं बात करूंगा। बट अगेन जब इस चीज़ को मैंने क्रॉस वेरीफाई किया तो मुझे पता चला कि रेंट हो सकता है। पहले इस तरह के मसले थे, बट रेंट हो सकता है, बट यू हैव टू गो थ्रू स्पेसिफिक रूट, स्पेसिफिक जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन आप रेंट कर सकते हैं, इवन एयरबीएनबी कर सकते हैं स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर, स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर। सो इट इज़ पॉसिबल। अगेन दुबई में तो मसला ही नहीं है इस चीज़ का, बट आई थिंक सऊदी में पॉसिबल है। बट अगेन इफ़ यू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, डू लेट मी नो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई इन सारी बातों के अंदर, वो ये कि जो बात हमने की थी ना कि कौन बाय कर सकता है सऊदी की प्रॉपर्टीज़, वो वही बाय कर सकता है जो कि वहाँ का रेजिडेंट है। तो अगर रेजिडेंट बाय कर सकता है, तो जब रेजिडेंट की जो पोजीशन एज अ रेजिडेंट नहीं रहती, फिर क्या होगा? लेट्स से मैंने 1 मिलियन दिरहम की कोई, या 1 मिलियन रियाल की कोई प्रॉपर्टी ले ली है। लेट्स पहले दुबई की बात करते हैं। अगर मैंने 1 मिलियन दिरहम की कोई प्रॉपर्टी ले ली है और मुझे अब जाना है यूएई से, किसी भी वजह से मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, बट मैं प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी यहीं पर है और उसको मैं उस समय रेंटल लेता रहूँ, या जो भी पॉसिबिलिटी है वो मैं करता रहूँ उसको, भले मैं खाली छोड़ दूँ उसको। इट इज़ पॉसिबल एज वेल इन यूएई कि मैं खाली छोड़ दूँ और मैं 6 महीने बाद आऊँ, तो उसके अंदर इस पर भी बात करेंगे अभी। मैं आऊँ 6 महीने बाद और मैं उसको फिर यूज़ कर लूँ, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट इन सऊदी अगर आप एग्जिट कर रहे हैं, वहाँ पर अपना रेजिडेंसी ख़त्म हो रही है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अ टर्न ऑफ
क्योंकि अगर मैं किसी टाइम पे प्रॉपर्टी लेता हूँ, मेरी किसी भी वजह से जॉब चली जाती है और मैंने वो प्रॉपर्टी अगर ली हुई है तो मुझे वो फिर तो सेल करनी पड़ जाएगी। और जब मुझे सेल करनी पड़ जाएगी तो उस टाइम पर जो भी रेट मुझे मिलते हैं वो भी एग्जिट का जो टाइम होगा वो भी लेट्स से 60 डेज़ होगा या 90 वट एवर टाइम फ्रेम जो भी होता है जब आपका वीज़ा कैंसिल होता है, जो भी होगा वो तो बहुत छोटा होगा। उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी सेल करूँगा या अपने बाकी चीज़ें वाइंड अप करूँगा। सो दैट इज़ अ बिग टर्न ऑफ कि मैंने कहा कि यार फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर इस तरह का सीन है। बट एनीवेज इसके भी कुछ मिटिगेशन हैं जो मैं अभी थोड़ा सी आगे बात करूंगा। सो एग्जिट प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने ली हुई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी सेल होगी वहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कैपिटल गेंस टैक्स, उसमें मैंने पूछा था उनसे तो वो कैपिटल गेंस टैक्स नहीं था। शुरू में कुछ लोगों ने कहा, अगेन बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्ट था, तो मैंने कैपिटल गेंस टैक्स का पूछा था, तो कैपिटल गेंस टैक्स वहाँ भी नहीं है, यूएई में भी नहीं है। ओके, नाउ देयर इज़ अनदर पॉइंट अबाउट वीज़ा। दुबई में सबको पता है कि आप गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं, 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी आप लें और उसके ऊपर आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। इवन ऑफ प्लान के अंदर मिल जाएगा, जो कि अभी हम थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं। बट सऊदी के अंदर ये जो थ्रेशोल्ड है वो 4 मिलियन दिरहम का है। और इंटरेस्टिंगली दिस 4 मिलियन दिरहम, ये जो आपको 4 मिलियन दिरहम की जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए क्वालिफाई करते हैं, नॉट परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बारे में बात करते हैं। सो प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए 4 मिलियन दिरहम आपको चाहिए होंगे, आप इन्वेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी में जब ले लेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अगेन अगेन मिसकॉन्सेप्ट। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि 4 मिलियन दिरहम से प्लस ऊपर की हो, तो फिर आपको प्रीमियम रेजिडेंसी मिलती है। जबकि मैंने जितना समझा है आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी ले सकते हैं, जिस तरह दुबई में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ 2 मिलियन दिरहम की ले सकते हैं और उसके अंदर आपको फिर गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है या टोटल जो वैल्यू आ रही है वो 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की हो। यहाँ पर 4 मिलियन दिरहम है। सो इट्स अ बिग डिफरेंस। 2 मिलियन दिरहम इन यूएई वर्सेस 2 मिलियन सऊदी रियाल इन सऊदी। सो फॉर टू क्वालिफाई फॉर द प्रीमियम रेजिडेंसी। अब जब दुबई की आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो यहाँ पर आप मॉर्गेज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इन बोथ द केसेस आपको गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी आ सकती है अगर आपका सम टोटल 2 मिलियन दिरहम्स के पास जा रहा है और आपने एक मिनिमम डाउन पेमेंट की हुई है और एक मिनिमम डाउन पेमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ योर लेट्स से ऑफ प्लान प्रॉपर्टी या फिर आपकी कोई रेगुलर प्रॉपर्टी जो कि मॉर्गेज की आपने। उन दोनों केसेस के अंदर आपने अगर 25-30% के करीब पे कर दिया है तो आप इजीली गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। रेडी प्रॉपर्टी में 20% भी हो सकता है, लेकिन अगर जो जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर, आप एक सर्टन लेवल से ऊपर जाते हैं 30% 40% के करीब, 40% बनी 30% के ऊपर ही आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर। बट इन केस ऑफ सऊदी ये पॉसिबल नहीं है। तो सऊदी के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी आपने ली है मॉर्गेज के ऊपर तो उस पर प्रीमियम रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं मिल सकती आपको। या फिर अगर आपको ऑफ प्लान कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं उस पर भी नहीं मिल सकती। तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको वहाँ पर लेट्स से कोई प्रीमियम रेजिडेंसी मिल सके। सो इन इन एनी केस सऊदी में अगर आपको प्रीमियम रेजिडेंसी चाहिए फ्रॉम द प्रॉपर्टी पर्सपेक्टिव तो आपको कैश, हार्ड कैश 4 मिलियन दिरहम्स चाहिए। प्रीमियम रेजिडेंसी और भी तरह से मिल सकती है, बट अगेन वही मसला है कि प्रीमियम रेजिडेंसी, हाँ प्रीमियम रेजिडेंसी का एक और मसला है। प्रीमियम रेजिडेंसी अगर आपको प्रॉपर्टी के थ्रू मिलती है तो प्रॉपर्टी आपको रखनी है, जैसे गोल्डन वीज़ा के केस में यूएई के अंदर आपको गोल्डन वीज़ा जब तक है जब तक प्रॉपर्टी है, लेकिन इस केस में 4 मिलियन दिरहम कैश चाहिए। जैसे ही आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपकी प्रीमियम रेजिडेंसी भी रिवोक हो जाएगी। इसी तरह से जैसे यूएई के अंदर गोल्डन वीज़ा आपको मिलता है तो आप जब सैलरी की बेसिस के ऊपर मिलता है तो 30,000 दिरहम की सैलरी अगर आपकी होती है तो आपको लेट से मिल जाता है। अब वो पॉइंट आता है कि बेसिक होनी चाहिए या फुल कंप्लीट सैलरी 30,000 दिरहम होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लियर अभी भी नहीं है। मेरे ख्याल से अभी भी कंप्लीट सैलरी 30,000 दिरहम से ऊपर होती है तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि वो जब आमिर सेंटर से पूछते हैं तो कभी वो कहते हैं 30,000 बेसिक होनी चाहिए और कभी कहते हैं कंप्लीट सैलरी 30,000 के ऊपर कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है। बट सऊदी के अंदर थोड़ा सा ग्रे एरिया है, उसके अंदर आपको प्रीमियम रेजिडेंसी डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, आप किस तरह का काम कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर मिल सकती है। बट अगर आपका सिनेरियो चेंज होता है तो आपकी प्रीमियम रेजिडेंसी कैंसिल हो जाती है, रिवोक हो जाती है। यूएई में ऐसा नहीं होता। यूएई में अगर आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं, 30,000 ऊपर से की बेसिस के ऊपर आपको गोल्डन वीज़ा मिल गया है तो ये नहीं होगा कि अगर आपकी जॉब चेंज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप थ्रेशोल्ड से नीचे चले जाते हैं बाद में, तो आपका गोल्डन वीज़ा रिवोक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सऊदी के केस में आपका वीज़ा रिवोक हो जाएगा। सो प्रॉपर्टी के केस में तो दोनों तरह से ऐसे ही है कि आपकी अगर प्रॉपर्टी आप बेच देते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा या प्रीमियम रेजिडेंसी ख़त्म हो जाएगी। बट जो दूसरे ट्रेड्स हैं जिसके अंदर आपको मिल रहा है गोल्डन वीज़ा या प्रीमियम रेजिडेंसी, तो गोल्डन वीज़ा आपका चलता रहेगा, प्रीमियम रेजिडेंसी उसमें रिवोक हो जाएगी। एज आई सेड, मॉर्गेज और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आप उसके अंदर नहीं ला सकते अगर आपकी प्रीमियम रेजिडेंसी का सोच रहे हैं, तो उसमें कैश प्रॉपर्टी चाहिए आपको। अच्छा, अगेन इसमें हमने पहले बात की थी लीज होल्ड और फ्री होल्ड। तो मक्का और मदीना, आई डोंट थिंक सो सऊदी गवर्नमेंट विल
will in the near future they will not go for getting it as फ्री होल्ड. वो अलग बात है कि मुस्लिम्स के लिए वो ओपन है नहीं है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फ्री होल्ड तो नहीं होगा मक्का और मदीना, या होगा तो बहुत बाहर की पेरिफेरीज होंगी इन सिटीज़ की. तो आप अगर ये सोचें कि भाई होली लैंड है और मैं वहाँ पर बाय करके मैं खुद जाना चाहता हूँ या उसको रेंटल पे देना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी मेरा नहीं ख्याल कि अभी पॉसिबल है फ्री होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. लीज होल्ड के अंदर शायद कुछ ना कुछ होता हो वहाँ पर जो कि की मनी के नाम पर होता है, तो हो सकता होता हो, लेकिन फ्री होल्ड उस बेसिस पर नहीं हो सकता. मक्का मदीना में आप फिलहाल तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. सो उसका अपने दिमाग से निकाल दें जब तक कि कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आती. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे एक साहब ने कहा कि यार अगर आप ये कंटेंट बना ही रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी रिसेंटली हमने देखी, और मैंने इसका फिर थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझको पता भी चला, और मैंने उसका लिंक भी लगा दिया है नीचे, ताकि ये एम्बिग्विटी ना रहे. ये मैं चीज़ कंफर्म करके कह सकता हूँ कि ये वाकई ऐसी है कि अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगता है. यानी कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंटल पे नहीं दिया और उसमें आप खुद भी नहीं रह रहे हैं, तो वो एम्प्टी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स लगेगा, और अप टू 5% का प्रॉपर्टी वैल्यू का टैक्स लग सकता है. यानी कि एक साल का जो रेंट है ऑलमोस्ट, वो आपको टैक्स में देना पड़ सकता है. सो इसके लिए भी तैयार रहें. अगर सऊदी में प्रॉपर्टी लेते हैं और अगर अनऑक्यूपाइड रहती है प्रॉपर्टी, तो उस पर पेनल्टी जो लगेगी उस पर तैयार हैं. यूएई में ये काम नहीं होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट. एवरीथिंग वॉट एवर आई एम सेइंग हियर, इसमें चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट जितना मैंने अभी तक रिसर्च की है मुझको ये चीज़ समझ में आई है. अगेन इफ़ यू फाइंड एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्टिंग, तो आप मुझको कमेंट्स नीचे कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चल सके. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यूएई में कोई भी परमानेंट रेजिडेंसी के नाम पे कोई चीज़ नहीं है. बट जो सऊदी में परमानेंट रेजिडेंसी भी आ गई है. परमानेंट रेजिडेंसी इज़ वन लेवल अहेड देन द प्रीमियम रेजिडेंसी, एंड ऑफ कोर्स उसमें फिर भी पासपोर्ट तो फिर भी नहीं है उसमें, बट उसमें एक लेवल अप है जिसके अंदर आपको रेजिडेंसी परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, जो कि दुबई में नहीं है. परमानेंट रेजिडेंसी इज़ लाइफ लॉन्ग, आपकी फैमिली को भी ट्रांसफ़र हो सकती है, बट उसमें एक बहुत बड़ी संक कॉस्ट इन्वॉल्व है, और वो संक कॉस्ट है 800,000 दिरहम्स की या रियाल की. सो 800,000 रियाल्स इज़ अ बिग अमाउंट. बिग अमाउंट इन नॉट इन टर्म्स, लेट्स से आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 8 लाख दिरहम्स इन्वेस्ट करने हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, आपको ये 8 लाख दिरहम एज अ फ़ी पे करने हैं गवर्नमेंट को, जो कि ये फिर चले जाएंगे. सो 800,000 दिरहम्स में आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है. उसमें भी ये भी पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी है, जो कि यूएई में नहीं है. तो अगर आपको लेना है, तो कुछ लोगों ने लिया भी होगा तो वो ले सकते हैं, बट अमाउंट इज़ ह्यूज. इसके अलावा लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के जो बेनिफिट्स हैं वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, चाहे वो यूएई हो जाए चाहे वो सऊदी हो जाए. सऊदी के केस में इनफैक्ट लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के जो प्रीमियम रेजिडेंसी है उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं कंपेयर टू गोल्डन वीज़ा जो लोग सऊदीया में रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो यूएई में रहते हैं गोल्डन वीज़ा का उनको क्या फ़ायदा है? उनको ये फ़ायदा है कि 10 साल का वीज़ा मिल जाता है. अभी रिसेंटली यूएई ने एक और बहुत अच्छी चीज़ अनाउंस की कि अगर आप कहीं फंसते हैं किसी भी वजह से, चाहे अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, और आपके पास गोल्डन वीज़ा है, तो जो इवैक्यूएशन प्रोसेस यूएई अपनी सिटीजन्स के लिए करेगा वही गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए भी करेगा. तो आपको काउंसलर एक्सेस मिलेगा बीइंग अ गोल्डन वीज़ा होल्डर. इसके अलावा आपके पास कंपल्शन नहीं है कि आप 6 मंथ्स के अंदर, क्योंकि रेगुलर वीज़ा जो होता है उसके अंदर आपको 6 मंथ से ज़्यादा आप बाहर रहते हैं तो आपको फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है वीज़ा को. लेकिन गोल्डन वीज़ा के केस में मेरा अपना बेटा अयान कनाडा गया हुआ है, वो आया था तकरीबन 8 मंथ्स के बाद, तो उसको कोई मसला नहीं हुआ, वो वापस आ गया, उसके पास गोल्डन वीज़ा था. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब गोल्डन वीज़ा होता है आपके पास, तो ये लिमिटेशंस आपकी ख़त्म हो जाती हैं कि आपको कितने महीने बाहर रहना है. तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट जो सऊदीया के अंदर जो प्रीमियम रेजिडेंसी है, जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि सऊदीया के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अभी भी चल रही हैं जो कि एक्सपैट अनफ्रेंडली हैं. यानी कि जिसके अंदर आपको एग्जिट टैक्स देना होता है, जिसके अंदर आपको एग्जिट फ़ी जो होती है वेवर देना होता है, प्लस ये कि आपको एक्सपैट लेवी देनी होती है. तो बाकी चीज़ें तो खैर यूएई जैसी हैं, बट ये जो दो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, पैसों वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर आपके पैसे खर्च होते हैं, और अनोइंग भी है. यानी कि आपको एक्सपैट लेवी देनी है जब आप कहीं अपनी फैमिली को रखते हैं सऊदीया के अंदर, तो 500 या 400 रियाल्स पर मंथ पर डिपेंडेंट आपको पैसे देने. तो अगर फैमिली ऑफ 4 है टोटल, तो आपको जो टोटल एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है उस फैमिली को सिर्फ रखने का, वो ऑलमोस्ट 14 to 15,000 दिरहम्स अ ईयर वो आपको एक्सपेंस आ रहा है. तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है अगर आप देखें. जब भी लोगों ने शुरू में मुझसे कहा था कि भाई वो हमें ज़्यादा बेहतर है कि हम उनको यहीं रख लें, 15,000 दिरहम तो स्ट्रेट अवे सेव हो जाते हैं. एग्जिट फ़ी वेवर एक बहुत बड़ा एक मसला है, जो कि वहाँ पर जब भी एंट्री एग्जिट करते हैं आप, जब भी आपको बाहर जाना पड़ता है, तो एग्जिट पास के नाम से कुछ चीज़ है जो कि सऊदीया में लेनी पड़ती है, विच इज़ एक्सपेंसिव एज वेल. आई थिंक 120 रियाल की पड़ती है. तो आपको हर दफ़ा ऑन टॉप ऑफ योर टिकट, जो आप टिकट बाय कर रहे हैं वो आपको पे करना है, प्लस ये कि उसको अप्लाई करना है, उसको अपने एम्प्लॉयर से निकलवाना है, या अगर आप खुद स्पॉन्सर है तो वो निकालना है. सो
इट्स अ प्रोसेस जो आपको करना पड़ेगा बिफोर यू लीव सऊदी। सो वो आपके लिए वेव हो जाती हैं, दोनों चीज़ें वेव हो जाती हैं अगर आपके पास प्रीमियम रेजिडेंसी होती है। गोल्डन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हैं ही नहीं यूएई के अंदर, तो आपको इम्पैक्ट नहीं करता है। सो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा कि इसको डिस्कस किया जाए। अगेन आपके पास कोई नया इन्फॉर्मेशन है इस बारे में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं। The reason I'm making these videos, this kind of video, is that आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मुझको बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। जब मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें पता चलती हैं। सो इट्स फॉर माई ओन इन्फॉर्मेशन एज वेल। और फिर जब मैं बातें करता हूँ यूट्यूब पे तो आपको भी पता चल जाता है। हो सकता है इस पूरी वीडियो के अंदर आपको एक आध पॉइंट ऐसा मिला हो जिसके अंदर आपको ना पता हो और आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, सो दैट आई गेट मोर फीडबैक। जितनी फीडबैक मिलेगी उतना डेटा रिफाइंड होगा, और उतनी चीज़ें मुझको जब पता चलती हैं तो फिर मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टेंट बना रहा होता हूँ। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करता हूँ यूएई में रहते हुए। इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई। ऑलमोस्ट 1200 वीडियोस मेरी इस चैनल के ऊपर, इंग्लिश चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से 100-150 वीडियोस हैं। उनको आप जाके देख सकते हैं। लास्ट एंड स्क्रीन के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2 वीडियोस नजर आ रही होंगी, उनको जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों वीडियोस का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।